तो देखिए, हम प्रगति तक समृद्धि की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में। ये 24 साल गुजर गए हैं उत्तराखंड को बने, लेकिन 25 साल में कितना बदला है, क्या कुछ हो रहा है, क्या नई योजनाएं आ रही हैं, उस पर हम लगातार चर्चा करें। बहुत सारे पैनल हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे मंत्री भी जुड़ेंगे और भी क्षेत्रों से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। रेखा रे जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, तेज तरार वक्ता हैं, लेकिन महिला हैं और पहाड़ की महिलाएं वैसे भी बहुत मेहनती होती हैं। तो रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और देखिए, महिलाएं तो मैं महिला को ही मौका दूंगा, महिला एंकर ही आपसे सवाल करे। और ये जो पैनल होगा हमारा, खासकर फोकस होगा इस पर गेम्स का। नेशनल गेम्स एक अपॉर्चुनिटी है और एक चुनौती भी है उत्तराखंड के लिए। दिव्या। रेखा रे जी, शुरुआत में आपके पहनावे के साथ एक बार फिर से करूंगी, क्योंकि आप जहां भी जाती हैं बहुत यूनिक लगती हैं। और साड़ी में कहते हैं कि महिलाएं जो है सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, और आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये रेड रंग जो है आप पे फबरा है। थैंक यू। आप अपनी संस्कृति को हमेशा जोड़े रखती हैं। जब शपथ भी लेती है तो वो उत्तराखंड के पहनावे। आपको पता होगा कि एक महिला की प्रशंसा यदि उसकी वेशभूषा करे तो और खूबसूरती बढ़ जाती है। धन्यवाद। चलिए, शुरुआत आपके सफर से ही हम करते हैं। एक तो सबसे पहले अहम सवाल यही है, आप खेल मंत्री हैं, एक बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं चुनौतियां भी रही हैं खेल को लेकर, लेकिन अब नेशनल गेम्स यहाँ पर होने जा रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि उत्तराखंड छोटा सा राज्य बने हुए 25 वर्ष 25वें वर्ष की ओर, यानी कि अपने रजत जयंती वर्ष की ओर अग्रसर हो चुका है। और इन ऐतिहासिक दिनों में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होना, वह भी इस कार्यक्रम को होने का जिनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिनके नेतृत्व में ये संभव हो पा रहा है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। इस ऐतिहासिक क्षण में मतलब कि राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से शुभारंभ होने जा रहे हैं। इसकी तैयारियों की गंभीरता हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निर्धारित हमारी सभी की सभी 34 विधाएं अपने इसी प्रदेश उत्तराखंड में होंगी, जो कि सामान्यतः अब तक में जितने भी राष्ट्रीय खेल हुए हैं वो विधाएं अन्य राज्यों में होती रही हैं अपने राज्यों को छोड़कर। लेकिन उत्तराखंड की ये छोटा सा प्रदेश अपार क्षमताओं का प्रदर्शन जो है 28 जनवरी से हम देखेंगे। तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निरीक्षण हो रहा है, स्वयं मैं भी लगातार कैंपों में भी रहते हैं। तो अवस्थापनाओं में मैं कह सकती हूं कि हम 100% कार्य पूर्णता की ओर है। जी मैम, अभी क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री के प्रयास से योग को भी शामिल किया गया है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, निश्चित रूप से 2 बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमारा एक जो इंडिजीनियस खेल है मलखम, वह भी शामिल किया गया है मेडल गेम में। इसके अलावा योगासना, जिसकी जननी उत्तराखंड है, वह भी शामिल हुआ है। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी के लिए ये गेम का मेडल लिस्ट में आना गर्व की बात है। और ये एक बड़ी बात है कि नेशनल गेम में अगर योग को मौका मिल रहा है तो ओलंपिक में भी शामिल किया जा सकता है। इसके आधार पर ये एक रास्ता खुलेगा मैम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल आशावान हैं। जिस प्रकार से योगासना हो, मलखम हो, वो 2036 तक में जितने भी राष्ट्रीय खेल हुए हैं वो विधाएं अन्य राज्यों में होती रही हैं अपने राज्यों को छोड़कर। लेकिन उत्तराखंड की ये छोटा सा प्रदेश अपार क्षमताओं का प्रदर्शन जो है 28 जनवरी से हम देखेंगे। तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निरीक्षण हो रहा है, स्वयं मैं भी लगातार कैंपों में भी रहते हैं। तो अवस्थापनाओं में मैं कह सकती हूँ कि हम 100% कार्य पूर्णता की ओर है। जी मैम, अभी क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री के प्रयास से योग को भी शामिल किया गया है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, निश्चित रूप से 2 बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमारा एक जो इंडिजीनियस खेल है मलखम, वह भी शामिल किया गया है मेडल गेम में। इसके अलावा योगासना, जिसकी जननी उत्तराखंड है, वह भी शामिल हुआ है। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी के लिए ये गेम का मेडल लिस्ट में आना गर्व की बात है। और ये एक बड़ी बात है कि नेशनल गेम में अगर योग को मौका मिल रहा है तो ओलंपिक में भी शामिल किया जा सकता है। इसके आधार पर ये एक रास्ता खुलेगा मैम?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल आशावान हैं। जिस प्रकार से योगासना हो, मलखम हो, वो 2036 के, 2037 के और 2038 के नेशनल गेम में इंक्लूडेड रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत 2036 में ओलंपिक देश में आयोजित करने के लिए प्रयासरत है, मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद शुरुआत वहीं से ना हो जाए। रेखा जी, क्योंकि नेशनल गेम्स एक अपॉर्चुनिटी भी है और चुनौती भी है, जैसे मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा, जी। अब कौन कौन खिलाड़ी आ रहे हैं, कौन कौन से मशहूर खिलाड़ी यहाँ आएंगे, और जो खिलाड़ी आएंगे वो बेहतर यादें लेकर जाएं नेशनल गेम से, तो उनके लिए क्या सुविधाएं रहने वाली हैं, क्योंकि लाखों लोग आपको सुनेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड सरकार की क्या तैयारी है उनके लिए। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों के आगमन से लेकर अन्य के आगमन तक की सुनिश्चितता की है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 10,000 लोगों का आगमन होगा, और यह आगमन हमारे प्रमुख जिलों में, जिसमें कि हमारा देहरादून है, जिसमें हमारा हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, हमारा नैनीताल है, हमारा टिहरी है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है। इस प्रकार से 10,000 लोगों का आवागमन और खेलों में प्रतिभाग रहेगा। निश्चित रूप से रहने से लेकर लॉजिस्टिक्स तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, उत्तराखंड के जनगण मन तक हर खिलाड़ी जुड़ पाए। इसके लिए इस खेल क्षेत्र की अवस्थापनाओं का विस्तार हमने पहाड़ों तक भी सुनिश्चित किया है, क्योंकि केवल आप मैदानी क्षेत्रों में रह के उत्तराखंड को नहीं समझ सकते हो। उत्तराखंड को समझना होगा तो आपको अल्मोड़ा भी देखना होगा, टिहरी भी देखना होगा, पिथौरागढ़ भी देखना होगा। जहां तक ये संभावनाएं बन सकती थी, खेल विभाग, सरकार, धामी जी उसको वहां तक लेकर गए हैं। मैं समझती हूं कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे अनुभव के साथ उनका अनुभव रहेगा, और निश्चित रूप से मैं ये भी सोचती हूं कि इस अनुभव के साथ में आगे ये लेगेसी भी कायम करेगी। रेखा जी, क्योंकि आपने पहाड़ को बहुत करीब से देखा है जी। आप इसी मिट्टी में खेली बड़ी पली हैं, और आपके बारे में पढ़ भी रही थी मैं कि बचपन में भी बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ा है। राजनीति में भी आप आई और एक मुकाम हासिल किया। किस तरीके की चुनौतियां रही हैं, और अब कितना अलग आप आज की महिलाओं को देखती हैं इन 24 साल के सफर में? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि जिस समय हम पहाड़ों पर लगातार, जहाँ जन्म हुआ और जन्म के साथ में शिक्षा दीक्षा हुई, और शिक्षा दीक्षा के साथ में फिर राजनीतिक पायदान में कदम रखा, तो हमने वो संघर्ष देखा था जहाँ पर शौचालय नहीं था, हमने वो संघर्ष देखा था जहाँ पर गैस नहीं थी, हमने वो संघर्ष देखा था जहाँ बिजली नहीं थी, हमने वो संघर्ष देखा था जहाँ पीने के पानी के लिए हम नौलों की धारा या गदेरों पर बहुत लंबी लंबी यात्रा करते थे। हमने वो समय देखा था, और उस समय को अनुभूत करते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में, ये मौलिक आवश्यकताओं को आज गांव तक पहुंचाना सुनिश्चित हुआ है। यानी कि मेरे समय की महिलाएं और मेरे समय से पूर्व की महिलाओं ने बहुत संघर्ष देखा। आज के समय की महिलाओं में वो जो हमारी जद्दोजहद पानी, बिजली, सड़क को लेकर हुआ करती थी, वो जद्दोजहद आज की तारीख में बहुत कम है। सामान्यतः अब हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया है। अब एक संघर्ष बचता है कि हम हर गांव को लिंक मोटर मार्ग से जोड़ें, यानी कि आवश्यकताएं तो पूर्ण हो गई, लेकिन उन आवश्यकताओं में भी और अधिक बेहतर कनेक्टिविटी हो सके, तो वो आज के समय की मांग है। और मैं समझती हूँ कि आज के समय की मांग को देखते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क से संबंधित हमारे मंत्री जी बैठे हुए भी लगभग सतत प्रयास में है, जहाँ पर एक नया शासनादेश निर्गत हुआ है कि जहाँ 200 की आबादी या 50 की आबादी वाला भी गांव होगा, उसे भी हम मुख्य मार्ग से जोड़ेंगे। तो ये सशक्तिकरण है, पहाड़ तक में हर व्यक्ति की पहुंच हो सके, सुविधाओं की पहुंच हो सके। तो आज के समय, यानी कि मेरे समय से लेकर आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। रेखा जी, क्योंकि नेशनल गेम्स पर मैं आता हूं, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिस तरह बार बार भी कह रहे हैं, लेकिन रेखा जी, आपको लग रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं को, आपको नेशनल गेम की मेजबानी मिल रही है, उत्तराखंड के युवाओं को इन खेलों के मेजबानी मिलने से कितना फायदा होने जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इस मेजबानी से कितना फायदा होने जा रहा है, इसकी बानगी ये दे सकते हैं कि मेरे पास में हजारों युवा आते हैं जो कहते हैं कि हमें कैंप चाहिए, जो कहते हैं कि हमें प्रतिभाग करने का अवसर चाहिए, और जिनको हम उचित मार्गदर्शन देते हुए उनके संबंधित संघों से जुड़ने का और उनके माध्यम से प्रतिभाग करने के लिए हम उनको दिशा भी देते हैं। और जितना खिलाड़ियों को इसमें फ़ायदा होगा,
क्योंकि फ़ायदा इस बात से होगा कि एक तो अपनी पृष्ठभूमि को बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं, अपनी पृष्ठभूमि में वो खेल रहे होंगे, और दूसरा जो है 2-3 ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं, धामी जी ने किए हैं, जहां खिलाड़ी उत्तराखंड के लिए मेडल लाएगा। जो पुराने समय में राष्ट्रीय खेलों पे मेडल लाने पे धनराशि हुआ करती थी, यानी कि 6 लाख रुपए, हमारी सरकार ने अब 2025 में नेशनल गेम खेलने पर और उत्तराखंड के लिए मेडल लाने पर जस्ट डबल करी, यानी कि 12 लाख की धनराशि। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है कि इतनी बड़ी धनराशि अपने राज्य के लिए सम्मान प्राप्त करने में कोई राज्य देता नहीं है, लेकिन ये देवभूमि देने का संकल्प करिए और कर भी। पर रोकूंगा मैं क्योंकि देखिए उत्तराखंड आप अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप खेलों में आगे बढ़ा रहे हैं और आपने योजना का भी जिक्र किया, लेकिन बाकी राज्य, क्योंकि उत्तराखंड का युवा, आपने भी जिक्र किया कि हजारों युवा मेरे पास आ रहे हैं, हजारों खिलाड़ी आ रहे हैं कि हमें ये सुविधा दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले हमारे खिलाड़ी, हमारे राज्य के खिलाड़ी पिछड़ जाते हैं। एक छोटा सा राज्य हरियाणा, जबकि यहाँ मजबूत युवा हैं, पहाड़ की हर विषम परिस्थिति को वो जानते हैं, उसकी वजह क्या है? माना जाता है कि यहाँ पॉलिसीज हमारी पिछड़ी। आप हरियाणा में जाएंगे, वो करोड़ों रुपए दे देते हैं एक खिलाड़ी को, नौकरी दे देते हैं। देखिए हर राज्य का अपने कार्य क्षेत्र करने का एक केंद्र बिंदु हुआ करता है। जहां आप इस राज्य को हर घर से सैनिक देने का श्रेय देते हैं, वो हरियाणा के पास में मुझे लगता है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, ठीक है। वहां पे जिस प्रकार से खेल केंद्रित होकर काम किया गया, संभवतः हरियाणा से ही प्रेरणा लेते हुए आज हम उस समाज में जी रहे हैं, या उस समाज को इतना प्रेरित कर दिया गया है कि वो अपना करियर बना सकते। उत्तराखंड ने वही हरियाणा से भी, और आज के समय के जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा है खिलाड़ियों के साथ में, हारने वाले खिलाड़ियों के साथ में भी और जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ में भी जो प्रोत्साहन रहा है, संभवतः उसी की प्रेरणा रही है कि आज उत्तराखंड में भी ये संकल्प धारण किया है कि हम इसे सैन्य भूमि से अब खेल भूमि की ओर अग्रसर करेंगे। तो हम निरंतर उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमने कहीं से तो शुरुआत करी है और हम लगातार, क्योंकि आप देखिए आपका बड़ा भाई यूपी भी उसी पैटर्न पर चल गया है। योगी सरकार भी अब खिलाड़ियों की जो इनाम राशि है उसको दोगुना कर रही है, नौकरी दे रही है। क्या आपको लग रहा है कि हमें इस दिशा में और तेजी के साथ हम इस दिशा में बढ़ चुके हैं? आज की तारीख में उत्तराखंड में, मैं जरूर बोलूं, आज की तारीख में उत्तराखंड इस दिशा में बहुत आगे निकल चुका है। हो सकता है कई राज्यों को उत्तराखंड से प्रेरणा लेना पड़े। आज हम आउट ऑफ टर्न दे रहे हैं, ये गिने चुने राज्य में उत्तराखंड भी है। आज हम उत्तराखंड में 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये गिने चुने राज्यों में है, जो ये सीधा सीधा कहता है कि हमारे बच्चे खेल को करियर बनाए। समाज अब अपने बच्चों को कहे कि डॉक्टर इंजीनियर बहुत पैदा हो गए, यदि तुम्हारे अंदर खेल की प्रतिभा है तो जाओ खिलाड़ी बनो और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। हमने ये वातावरण उत्तराखंड में तैयार किया है। आज हमारे 8 से लेकर 14 वर्ष का बच्चा, 14 से लेकर 23 वर्ष तक का बच्चा लगातार एक धनराशि प्राप्त कर रहा है केवल खेल प्रोत्साहन के लिए। वो बच्चा उदीमान में चिन्हित है, वो बच्चा मुख्यमंत्री खेल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में चिन्हित है, जहां उसे 1500 और 2000 रुपए प्रति माह खेल के संसाधनों को लेकर, खरीद को लेकर जो है उनको सशक्त किया गया है। ये कोशिश की गई है कि नीचे की नर्सरी को हम ठीक प्रकार से तैयार कर पाए। तो ये सुविधाएं हैं। बहुत सारे युवा बैठे भाई, अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो खेलों में आ जाइएगा। रेखा जी कह रही है पैसा बरसने वाला। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ाई में भी मन लगाइए, लेकिन आपके खेल के प्रति प्रतिभा प्रोफेशनली है तो आप 100% इस सीट में बैठी हुई पूरी गारंटी के साथ, सरकार की जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, आप करियर बनाने के लिए पढ़िए, आप मेडल लाइए, हम आपकी बाकी चिंता हम करेंगे। रेखा जी, जो ये नई खेल नीति लाए हैं आप लोग, उसका क्या फायदा हो रहा है? फिर से पूछे, क्या पूछा? ये जो नई खेल नीति आई है, हाँ जी, क्या उसका फायदा हो रहा है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जो नई खेल नीति आई है धामी जी के नेतृत्व में, ये उसी का फायदा है कि लगातार इस प्रकार के शासनादेश निर्गत हो रहे हैं, जिसमें हमने 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे उदीमान उन्नयन योजना में हमने सेलेक्ट किए हैं, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन में 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चों को सेलेक्ट किए हैं। लगातार कह सकते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड हमने बच्चों के लिए बनाया है, वो उन्हीं के प्रगति के लिए बनाया है। लगातार हम स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल मैदान डेवलप कर रहे हैं गाँव तक में, ये उन्हीं को समर्पित है। लगातार जब वो कभी भी किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता की आवश्यकता होती है तो सरकार उसको देती है। तो ये सतत प्रयास है कि जिस क्षण हम अपने खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से भी उपयोगी हो सके, वो खेल नीति का हिस्सा है, और खेल नीति का हिस्सा होने के नाते वो शासनादेश के रूप में आज खिलाड़ियों के हित में काम कर रहा है। मैम देखिए, खेल के साथ साथ, क्योंकि आप महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर मेरा सवाल है।
कैसे देखती है कि महिला पहले से ज्यादा अपने आप को महफूज करती है, पहाड़ की महिला, उत्तराखंड की बहन बेटियां? देखिए, उत्तराखंड की ये जो आपका प्रश्न है, पहले से मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड जब से बना है तब से लेकर अब तक में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती नहीं, हैं। फिर तो ऋषिकेश यहाँ में पर वो- वातावरण नहीं, नहीं, हमेशा बहन- महिलाओं का सुरक्षित रहा है। यहाँ पर मैंने जो देखा है, चाहे वो पहाड़ की हो, मैदानी क्षेत्र की हो, महिलाओं के लिए 181 से लेकर 112 से लेकर गौरी शक्ति ऐप से लेकर उनके द्वारा एक कॉल किए जाने के बाद में जो पुलिस की सुरक्षा से लेकर, मैं समझती हूँ कि ये व्यवस्थाएं उत्तराखंड में है। और महिलाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का, किसी के द्वारा भी दुर्व्यवहार किए जाने को एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाने का साफ निर्देश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से है, और वो दर्ज भी होता है और मामले का निस्तारण भी होता है। एक और मैं बात कह देती हूँ, यहाँ इस मंच में बैठी हूँ, एक भी यदि कोई घटना दुर्भाग्यवश घटित हो गई इस देवभूमि में, तो अपराधी आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सब जेल की सलाखों के पीछे है। तो इसलिए यहाँ पर न्याय भी होता है क्योंकि ये देवभूमि है, और यहाँ पर अपराध शून्यता की ओर जो है हमारी सरकार ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि जीरो टॉलरेंस के साथ उस पर काम हो रहा है। महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण लागू हुआ है, इससे कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं को जो 30% का आरक्षण है या 33% का आरक्षण है, दोनों आरक्षणों से बहुत फायदा है। और हम तो कहना चाहते हैं कि जब ये आरक्षण की पूर्ति हो जाए तो स्वाभाविक रूप से आधी आबादी है तो आधा भी और पूर्ण होए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो महिलाएं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में हो या अन्य नौकरी के क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से जब उनको अवसर मिलेंगे, क्योंकि वे अवसर स्वतः में नहीं मिलते थे, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने राज्य सेवाओं में ये आरक्षण को लागू किया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूं कि दोनों सदनों के लिए ये घोषणा, ये संविधान से पारण होना, हम लोगों को इस बात का अवसर देना कि ये अपनी नीति निर्धारण हम अपनी विधानसभा या लोकसभा में स्वयं कर सके, ये अवसर प्रदान होना, ये बहुत गर्व की बात है। ये वाकई आने वाले जो आधी आबादी है उसको सशक्त करने के दृष्टिकोण से बहुत अहम निर्णय है। रेखा जी, अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। मेरे एक दो और सवाल है आपसे। अब थोड़ा पॉलिटिकल एक सवाल ले लेता हूं इस मंच से, हालांकि नेशनल गेम पर एक जाते जाते आपसे मैसेज भी लूंगा। हाँ जी। ये आपको नहीं लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर लव जिहाद, मंदिर मस्जिद मजार, विपक्ष कहता है कि शांतवादियां अब यहां भी जब से बीजेपी आई हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे समय में या उत्तराखंड में, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अभी तक के पड़ाव में, ये जो मुद्दे आप जो कहते रहे हैं, इन मुद्दों का संज्ञान कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कभी नहीं लिया, और निश्चित रूप से एक वर्ग पीड़ित होता चला गया। आज के समय में मैं महिला सशक्तिकरण विभाग देखती हूँ, और इस विभाग को देखते हुए सामान्यतः बहुत सारी महिलाएं आके जब अपनी पीड़ा बताती हैं कि हम लिव इन में रह रहे थे, हमारे साथ ऐसा हो गया, हम हिंदू थे और हमें ये बताया गया कि हम ये हैं और हम हिंदू हैं, लेकिन बाद में विवाह के बाद में पता चला कि हम मुस्लिम हैं, तो ये मेरे साथ में ये गलत हुआ, हमारे धर्मांतरण के लिए ये प्रयास किया गया, मुझ पर ये अत्याचार हुआ, ये सब बातें आती हैं। तो मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार हमेशा इसको नज़रअंदाज करती रही। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने समान नागरिक संहिता लाकर यहाँ उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में महिलाओं को मानव होने का अधिकार सुनिश्चित किया है। एक महिला की 4-4, 10-10 पति होना या उनके कई सारे, यानी एक विवाह से दूसरे विवाह पे चले जाना, और उस महिला पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ता है या उसके बच्चों पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, इसकी अनदेखी करना मैं समझती हूँ अमानवीयता है। और एक अमानवीयता को संबंधित सरकारें उसको जो है वो उनकी धार्मिक आड़ में उसमें मोहर लगाने का काम करते थे, जिसे हमारी सरकार ने स्वीकार नहीं करा। और निश्चित रूप से महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, वो मानवीय जीवन को जिए, इसको जो है यूसीसी के माध्यम से सुनिश्चित होता है, और वाकई ये ज़रूरी था, इसलिए संज्ञान भी लिया गया। और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहाँ पे यूसीसी लागू होगी। निश्चित रूप से महिलाएं समान संविधान अनुरूप समान अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि इन सब चीज की जरूरत है, भू कानून लाने की? क्या वाकई में परिस्थितियां बदली हैं उत्तराखंड की? अच्छा, देखिए, जनमानस में जब विषय आए तो क्या सरकारों को विचार नहीं करना चाहिए? क्या वह विषय छोड़ देना चाहिए, या सरकारों को स्वयं में मुद्दे
उखाड़ने का शौक होता है, ऐसा कभी नहीं होता। सामान्यतः विषय निकल कर आते हैं। यही पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, हम लोगों के साथ जब जनसंवाद के माध्यम से, उसी जनसंवाद के माध्यम से जो जनभावना होती है उसके अनुरूप सरकार काम करती है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने भी उसी जनभावनाओं के अनुरूप काम किया है और जो निर्णय होने चाहिए वो निर्णय करके दिखाया है। रेखा जी, एक पर्सनल सवाल, आपके बारे में कहा जाता है कि आप स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा हैं, ये स्ट्रिक्टनेस ऐसी आपकी घर पे भी रहती है क्या? यहाँ कोई बताएगा कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ? ऐसा लगता है अपने विभाग के लोगों के साथ ऐसी मैं स्ट्रिक्टनेस? स्ट्रिक्ट हूँ, मैं कहीं से स्ट्रिक्ट दिखती हूँ? काम को लेकर स्ट्रिक्टनेस रहती है विभाग के साथ ऐसे ही? देखिए, मैं एक मूल स्वभाव है कि यदि मैं काम की अपेक्षा करती हूँ तो काम होना चाहिए। वहाँ ना की गुंजाइश नहीं हो सकती, वहाँ डिले की गुंजाइश नहीं हो सकती। शायद ये स्वभाव मेरा अनुशासित होने के कारण है और यही डिलीवरी का कारण भी है कि काम इसी प्रकार से डिलीवर भी हो पाता है। तो चलिए रेखा जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि नेशनल गेम्स बड़ी जिम्मेदारी, हमारे मंच से क्या संदेश देंगी? लाखों लोगों तक आपका संदेश पहुंचे कि आइए, उत्तराखंड तैयार है और नेशनल गेम्स के लिए हम भी तैयार हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देखा ज्यादातर राज्यों में पुरुष ही खेल मंत्री होते हैं, आप खेल मंत्री महिला होकर, ये आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं आपके इस सवाल के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही चिन्हित करने वाला प्रश्न है। वाकई सामान्यतः हमने भी यही देखा है कि अनेक राज्यों में जो खेल मंत्री होते हैं वो पुरुष मंत्री होते हैं। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने संगठन का बहुत धन्यवाद करती हूं कि एक महिला को उन्होंने खेल मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूं और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि खेल मंत्री रहते हुए अपने इस रजत जयंती अवसर पर हम लोग नेशनल गेम करा पा रहे हैं। यानी कि बड़ी जिम्मेदारी के तहत जो है एक महिला खेल मंत्री, जो उसकी कार्य क्षमता है अपने उत्तराखंड की भाई बहनों के लिए, अपने उत्तराखंड वालों के लिए, उसका निर्वहन करने का एक अवसर जो है मुझे प्राप्त हो पा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि जितना बेहतरीन हमारे यहाँ G20 हुआ है, जितना बेहतरीन हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट हुआ है और जितने बेहतरीन आयोजन नेशनल गेम को लेकर 15 तारीख को जो हमारा लॉन्च कार्यक्रम हुआ है, मैं समझती हूँ उससे बेहतरीन आयोजन जो है अपने राज्य में 28 जनवरी से नेशनल गेम का होगा। निश्चित रूप से पूरे देश में उत्तराखंड उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत होगा कि गेम्स होने चाहिए तो उत्तराखंड की तरह होने चाहिए। हम उस संकल्प की तरह चल रहे हैं, यानी कि संकल्प से शिखर तक। तो मैं आज अपने माध्यम से आप लोगों के माध्यम से अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से, अपने खिलाड़ियों से यही अपील करती हूँ कि ये जो राष्ट्रीय खेल है वो जन गण मन की भाव है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारा छोटा सा राज्य देश का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहा है। ये खिलाड़ियों के समागम होने का है और 10,000 लोगों के आकर उत्तराखंड को देखने का है। सुनहरा अवसर है आप सब के लिए। एक विकल्प भी है कि आप सब लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं बतौर वॉलंटियर। आप इसमें चिन्हित हो सकते हैं, आप उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इन खिलाड़ियों से भी और खेल से भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जुड़ने से निश्चित रूप से आप एक अद्भुत अनुभूति से गुजरेंगे। और मैं अंत में यही कहूँगी कि ये हम सब के लिए गर्व का विषय है और इस गर्व के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। बिल्कुल रेखा जी, हम भी आपके जो जिम्मेदारी मिली है, जी मीडिया भी आपकी शुभकामनाएं देते हैं कि आप सफल हों, इस खास मौके को आप अच्छे से भुनाएं और ये आपका जो नेशनल गेम्स आपके जिम्मेदारी आपके कंधों पर है उसमें आप सफल हो। और साथ ही साथ जी मीडिया को भी जोड़िए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सपना है इन नेशनल गेम्स को लेकर सफल बनाने के लिए हम भी उसमें भागीदारी निभाएं। जी बहुत थैंक यू।